नमस्कार। हम अपनी पाठ्य पुस्तक का वर्गमूल अध्याय कर रहे हैं। इसमें पूर्ण वर्ग संख्याओं की जानकारी पूरी देते हुए वर्गमूल की वीडियो हमने कल जारी की थी। उस विधि में अभाज्य संख्याओं को लगातार घटाकर कैसे वर्गमूल ज्ञात किया जाए, इसका हमने स्पष्ट रूप से उसका विश्लेषण किया था। आज मैं दूसरी विधि पर चलता हूँ, अभाज्य गुणनखंड विधि। बिल्कुल जैसा नाम से पता है भी ऐसी विधि जिसमें अभाज्य का गुणनखंड का प्रयोग होगा। जब हम बार बार कहते हैं जो गणित की शब्दावली है, यदि हम शब्दावली से परिचित हैं, उन शब्दों के अर्थों को जानते हैं, तो सबसे आसान विषय गणित है। आइंस्टाइन कहते थे, जब मैं अपने सारी खोजों के बाद चिंतन करता हूँ कि मैं वैज्ञानिक कैसे बना, तो मुझे बड़ा चंबा होता है। कहता मेरे वैज्ञानिक बनने के पीछे मेरा पीछे रहना था। मैं बचपन में जब छोटा था तो मैं क्लास में लगभग पीछे रहता था। कुछ बहुत बच्चे आगे निकल जाते थे, मैं बहुत से पीछे रहता था। लेकिन मेरा पीछे रहने का कारण पढ़ना नहीं था। मैं जो अध्यापक मुझे काम देता था या मैं जो पुस्तक में पढ़ता था, उन बातों पर गहरा चिंतन करता था, और जब तक मेरा चिंतन स्पष्ट नहीं रहता था, मैं आगे नहीं बढ़ता था। यही मेरे वैज्ञानिक होने का कारण है। बिल्कुल हमने जो शिक्षण पद्धति है उसमें ये जोड़ने की कोशिश की थी भी जो गणितज्ञ हैं, विद्वान हैं, दार्शनिक हैं, उनके बचपन को आपके साथ कैसे जोड़ें। ये हमने शिक्षा के जो अपील की थी अध्यापकों से, उसमें एक भाग था जब जब हम किसी वैज्ञानिक के बचपन को जोड़ेंगे, बच्चा खुद अपने आप को वहाँ खड़ा मिलेगा। जो बच्चे आज पीछे हैं या बहुत और तरह से पढ़ रहे हैं, उनसे भी यही अपील है कि जितना हम पढ़े उसके साथ चिंतन करें, और चिंतन की शैली केवल अध्यापक ही पैदा कर सकता है, तो यह भी भाव पैदा कर सकता है। तो उस चिंतन के साथ आगे बढ़ते हैं, और एक बार फिर अभाज्य गुणनखंड विधि, बिल्कुल जैसे मैं कह रहा था, जैसा नाम उस पर हमें चिंतन करना है। इसका नाम है अभाज्य गुणनखंड विधि। यदि मैं इन दो शब्दों को अच्छी तरह समझ गया, और एक शब्द और लिख सका मैंने, वो जो पहले बताया था, जो वर्गमूल है वो वर्ग से विलोम है। जैसे मैं कहूँ 3 गुणा 3, 3 गुणा 3 9, 9 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अब 9 के वर्ग के मूल में जो 9 का वर्ग बना है, इसके मूल में कौन सी संख्या है। हम गुणे और गुणक की बात कर रहे थे, जहां गुणे और गुणक बराबर होंगे और उसकी गुणा करेंगे, उसकी गुणा से जो गुणनफल आएगा, उसका जो फल आएगा, वो क्या होगा, पूर्ण वर्ग संख्या होगी। अब उसके मूल में एक ही संख्या और दो समान संख्या में से हम एक लेंगे, उन दो समान संख्याओं में से एक लेंगे, और इसके मूल में कौन संख्या दी हो, 3, क्यों मैंने 3 को 3 से गुणा किया था। अब गुणे और गुणक दोनों समान है, और उन दो में से हम एक लेंगे, तो इससे बात एक स्पष्ट होगी। मेरी बिल्कुल ये जो विधि है वो ये आ गई यहाँ पर। इसका मतलब पहले मैं जो दी गई संख्या है उसको गुणनफल के रूप में लिखूं, और कैसे गुणनफल के रूप में लिखूं, अभाज्य गुणनखंड के उसमें। तो मेरा शायद बताने की मेरे पास ये सोच रहा हूँ, मेरे पास बताने के पास कुछ नहीं बचा। जो कुछ है वो सारा तुम्हारे अंदर से निकलेगा, और तुम्हारे अंदर से वो प्रभावित हो जाना चाहिए। तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है, अब उसके हम अभाज्य गुणनखंड करें, और उस गुणनखंड के हम क्या कर देंगे, यहाँ पर हम इनमें से क्या ले रहे हैं, एक ले रहे हैं। यानी दो संख्याओं में से हमें दो जो समान संख्या होंगी, उनके जो गुण और गुणक बराबर होंगे, उनमें से एक लेते रहेंगे। तो मैं तो ये मान, जैसे मेरा ये पूरा काम संपूर्ण हो गया होगा, मेरे पास अब कुछ बचता ही बताने को। अगर मैं कहीं पर लिख दूं 3 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2, ये कोई संख्या है जिसके हमने अभाज्य गुणनखंड बनाए, इसका वर्गमूल निकालना है। अब इसके वर्गमूल में क्या रहा होगा, ये देखने के लिए इसके वर्गमूल में इनमें से एक संख्या रही होगी और एक संख्या इनमें से रही होगी। तो इनमें से रही होगी, तो एक मैं ये ले लूं और एक ही ले लूं, कितना आ जाएगा, 3 गुणा में 2, और इतना आ गया 6। हम इसकी पड़ताल करके देखें, क्या 6 से जो संख्या बनी है उसमें 6 2 बार है या नहीं है, और ये किससे बनना चाहिए, तो 36 से बनना चाहिए। जैसे 9 से 3 निकल के आया था,
क्या 36 से निकल के आए और कुछ आइए, इसकी मैं गुना कितना गया 3 या 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, तो स्पष्ट हो गया होगा शायद। अब थोड़ा सा मैं अभाज्य के बारे में बता दूं। अभाज्य संख्या क्या है? ऐसी संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, ये अपनी गणित की भाषा, जिसके केवल 2 विभाजक हो, ये भी थोड़ी उससे छोटे नीचे स्तर की गणित की भाषा है। और ऐसी संख्या जो केवल 2 संख्याओं से पूरी पूरी भाग हो, उसको मैं अभाज्य संख्या कहते हैं। अब वो कौन कौन सी हो सकते हैं? एक के बारे में क्या सोचते हो? 1, 4, 3, 5, 7, 9, 11। अब अभाज्य संख्या की परिभाषा हम ध्यान में रखें, और अभाज्य संख्या में अपने पास केवल 2 संख्याओं से भाग हो। अब ये कितनी संख्याओं से भाग हो रही है? ये भाग हो रही है 1 से, केवल 1 से। ये कितने से भाग हो रही है? ये भाग हो रही है 1 से, 2 से और 4 से। कितने हो गए ये? 3। ये कितने से भाग हो रही है? 1 और 3। कितने से? 2 से। ये कितने से भाग हो रही है? 1 और 5, 2 से। ये कितने से भाग हो रही है? 1 और 7। कितने हो गए? 1 और 2, 2 से। ये कितने से भाग हो रही है? 1 से भाग होगी है, 3 से भाग होगी है, 9 से भाग होगी। ये कितने से भाग हो रही है? 3 से। ये कितने से भाग हो रही है? 1 और 11 से, 2 से। अब आपको परिभाषा शायद याद होगी। परिभाषा में क्या था? ऐसी संख्या जो केवल 2 संख्याओं से भाग हो, उसे हम क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। अब इसमें अभाज्य संख्या, ये अभाज्य संख्या है? नहीं है। क्यों नहीं है? ये आपने सोचना पड़ेगा। ये अभाज्य संख्या है, ये अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये हमारा 2 नहीं आया, केवल 2 चाहिए था हमें। यह अभाज्य संख्या है 3, इसमें 1, 2, 2 है, तो यह अभाज्य संख्या हमारी है। इसके बाद गुणनखंड कितने मिले हमें? 1 और 2, ये भी अभाज्य संख्या है। इसके गुणनखंड कितने मिले? 7 के, 1 और 2, ये भी अभाज्य संख्या है। इसके गुणनखंड कितने मिले? 1, 2, 3, यह अभाज्य संख्या नहीं है, यह अभाज्य संख्या है। अब ये अभाज्य संख्या क्यों नहीं है, आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं। एक भी अभाज्य संख्या नहीं है। तो अभाज्य संख्या से हमें ये प्राप्त करना, तो इसका मतलब जब हमें इस विधि को लागू करना है, इस विधि को लागू करने के लिए हमें कुछ चरण याद रखने हैं। और जो बच्चा चरणों को याद रख लेगा, जो बच्चा चरणों के अनुसार काम करेगा, कैसा ही सवाल हो, उसमें ये नहीं हो सकता कि उस बच्चे को वो सवाल आया नहीं था। कुछ चरण मैंने इस पर ये लिख रखे यहाँ पर। पहला है इसका सवाल हल करने के चरण। दी गई शिक्षा संख्या के अभाज्य गुणनखंड बनाएं। पहला चरण, इसको हम लिख लेंगे। इसका जो पहला चरण है वो है दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड बनाएं। पहला चरण ये। दूसरा चरण, प्राप्त गुणनखंडों को गुणन के रूप में लिखें। तीसरा है समान गुणनखंडों के जोड़े बनाएं। एक जोड़े में एक जैसी केवल 2 संख्याएं हो। यहां पर मैं कुछ शर्त रख रहा हूं, वो क्या है? केवल 2, केवल 2। तो इसका अर्थ यह है एक जैसी संख्या 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। हमें लेनी कितने हैं? हमें कितने लेने हैं? केवल 2 संख्या लेनी है। उसके बाद चौथा चरण है मेरा, प्रत्येक जोड़े से एक संख्या चुने। जैसे हमने अब दिया था 3 गुणा 3, 2 गुणा 2, 3 में से एक ले, 2 में से एक ले लिया था। चौथा है प्रत्येक जोड़े से एक संख्या चुने। पांचवा है उन चुनी हुई संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करें। यही आपकी मंजिल है, हमें यहीं तक पूछना था। अब छठी बात बहुत जरूरी है, इसमें बता देता हूं मैं। छठी है उपरोक्त प्रक्रिया को एक बार बोलकर दोहराएं। इनको जो बताइए, इनको कॉपी पर लिखने के बाद, वीडियो में से देखकर लिखने के बाद कॉपी बंद करके एक बार ये दोहराएं, इनमें से हमें कितने याद हैं। और मुझे ये पूरा भरोसा हो रहा है कि लगभग 95% बच्चों को ये 5 नहीं तो 4 जरूर याद रहेंगी। और 4 का मतलब 80% याद हो गया। और जिसको एक बार में 80% याद हो गया, तो दोबारा करेगा तो कितना जाएगा? वो तो 100 से ऊपर चला गया। उपरोक्त प्रक्रिया को एक बार बोलकर दोहराएं। कोई सरल या छोटी पूर्ण संख्या लेकर,
यहां पर भी मैं एक शब्द दे रहा हूं, जहां बोल रहे हैं हमेशा बोलने वाले की दिशा को समझने की कोशिश करें, वो आपको किस दिशा में ले जाना चाह रहा है। जब हमारा बोलने की आपस में लय मिल जाएगी तो इसका मतलब मैं बच्चे को समझ रहा हूं और बच्चा मेरे को समझ रहा है। यहां मैंने कहा है कोई सरल छोटी पूर्ण संख्या, वो आसान भी हो और पूर्ण संख्या भी हो, लेकर हल करें, क्या होगा आपको, तथा आप अपने आत्मविश्वास को बढ़ता मिलेंगे, और यही अपना उद्देश्य है। आपका आत्मविश्वास कैसे बढ़ेगा। अब मैं इसमें जो सबसे नीचे वाला लाइन थी उस पर चलता हूं। कोई छोटी सरल पूर्ण वर्ग संख्या ले। अब छोटी सरल पूर्ण वर्ग संख्या, आपको पता है पूर्ण वर्ग संख्या कौन कौन सी है। पूर्ण वर्ग संख्या 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, 36 है, 49 है। अब इसमें से एक ले लेते कोई, मैं 16 ले लेता हूं एक बार। 16 ले लिया। अब 16 के हम अबाध्य गुणनखंड बनाएंगे, वो छोटी भाग विधि से। अब मैं 16 को 2 से भाग दूं, जो इसको जब भाग देंगे तो इसका भाग फल आएगा, मैं उसको यहां पर ये लिखूंगा, भाग पर लिखूंगा 2 8 16, 8 आ गया। मैं फिर 2 से भाग दूं इसको, कितने बार जाएगा, 2 चौके 8, या 4 आ जाएगा। फिर इसको फिर 2 से भाग दूं, 2 दूनी 4, ये 2 आ जाएगा। फिर 2 से भाग दूं, 2 एकम 2। मेरा पहला चरण पूरा हो गया। मेरा पहला चरण क्या था, अभाज्य गुणनखंड बनाना। इसका मतलब हमने 20% काम कर लिया। इतना काम करते 20% हो गया, और जिसका शुरुआत में 20% काम हो गया, जिसकी शुरुआत अच्छी उसका अंत भी अच्छा। दूसरा काम क्या था, जो मेरे पास गुणनखंड आए हैं इनको मैं गुणनफल के रूप में लिखूं। 1 2 3 4 बार आए तो 1 2 3 और 4 बार, मेरा 40% काम हो गया। अभी तक शायद मैंने कुछ भी ज्यादा नहीं किया है। तीसरा काम क्या था मेरा, इनके जोड़े बनाना। जोड़े 1 2, यहां पर भी मैंने एक शर्त लिखी थी जोड़े बनाने में, और वहां पर इंकित भी किया था। वहां जोड़े में हमने केवल 2 लेने हैं, क्योंकि सब तो एक जैसे हम इसका 4 का जोड़ा बना सकते हैं, इसका हम 3 का बना सकते हैं। तो लेकिन वहां जो शर्त थी, यहां पर जो ध्यान रखेगा ना, इसका मतलब जिसने यहां तक काम कर लिया उसका तो हो गया, कहने में 60% काम है। अभी हमारा तीसरा चरण पूरा 60% काम हो गया। लेकिन जिसका ध्यान 2 पर था उसका 70% काम हो गया। देखो 5% बढ़ गया, 60 में से 65 टैंकर ले गए हो। तो अब इसके बाद इसको हम क्या करेंगे, जोड़े में से एक चुने, जोड़े में से एक चुने, एक इसमें से ले लिया, हमारा 80% काम हो गया। अभी तक कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं करने के बावजूद भी आपने कितना काम कर दिया, 80% कर दिया। अंतिम क्या था, अपनी मंजिल क्या थी, केवल की गुणा करनी। गुणा करें 2 दूनी 4, ये आ गया 4, और इसको मैं कल वर्गमूल का चिन्ह कल बताया था, तो मेरा ये आ गया 16 का वर्गमूल बराबर 4। इसको तो मैं यहां भी लिख सकता हूं, 16 का वर्गमूल बराबर 4। ये है। इतना आपको कैसा लग रहा होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये मान रहा हूं कि इसमें से लगभग 98% बच्चे इसको समझ गए होंगे। इसमें समझने की बात क्या है, एक तो अभाज्य है और ये छोटी भाग विधि है। ये आप तीसरी चौथी क्लास में सीख चुके होते हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न आपके मन में उठना भी चाहिए, और वो ये माने उठ भी रहा होगा, मैं किसी संख्या के गुणनखंड करूं और उसमें स्थिति यह आ जाए, मैं वो संख्या नहीं लूंगा, संख्या तुम अपने आप लोगे, तुम्हारे यहाँ आएंगी, अपने आप ही आएंगी। कोई संख्या ये आ गई 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 3, शायद थोड़ी बड़ी संख्या ले ली होगी, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि आपका आत्मविश्वास इतना बढ़ चुका है कि ये आपको बड़ी नहीं लगती होगी, मेरे को बड़ी लगती होगी। क्योंकि मैं ये आपको जो कमजोर, कई बार अध्यापक मान लेता है ना, और बच्चा बहुत कमजोर होगा या उसकी समझ इतनी नहीं विकसित हुई होगी, ये भी शायद मेरी गलती होगी। मैं इसको बहुत बड़ी संख्या मान रहा हूँ और तुम नहीं मान रहे होगे, तुम्हारे उतावलापन है। अब वो बिल्कुल अच्छा लग रहा है। अब इसमें जब मैंने यहां तक क्या कर दिया, मैंने उस 2 चरण में पूरे करने के बाद लिख रहा हूं। पहले कोई संख्या थी, उस संख्या के बाद मैंने उसके गुणनखंड बनाए हैं। गुणनखंड बनाने के बाद उसको मैंने गुणनफल के रूप में लिखे। यहाँ पर आपके सामने क्या स्थिति पैदा हो सकती है उसके बारे में बताना चाहता हूं मैं। इसका जोड़ा, एक जोड़ा ये बन गया, दूसरा जोड़ा इसका ये बन गया,
लेकिन मैं देख रहा हूं कि तीसरा जोड़ा इसमें नहीं बन रहा। तो इसका जब तीसरा जोड़ा नहीं बन रहा है तो ये जो संख्या है ना, ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि ये यहां पर अधूरी रह गई, अधूरी रह गई। अब अपने इस अभ्यास में इस तरह के सवाल आएंगे कि जो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है तो हम उनको पूर्ण वर्ग कैसे बनाए। अब मेरे पास प्रश्न उठ रहा है कि मैंने इसको पूर्ण वर्ग बनाना। पूर्ण वर्ग बनाने का मतलब मैंने इसमें केवल 2 और 5 ही रखने हैं। एक स्थिति तो मेरी ये है, एक स्थिति तो मेरी ये है कि मैं इसमें से इस 3 को हटा दूं। 3 को हटाते ही संख्या क्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग बन जाएगी। इसकी दूसरी स्थिति भी हो सकती है क्या, आप मन में सोचो भी मैं इस 3 को यहां से हटा दूं तो पूर्ण वर्ग बन जाएगी। क्या कोई एक बच्चा कहता है जिसको मैं 3 को क्यों हटाऊं, मैं यहां पर 3 एक और 3 लिख ही दूं, ये भी तो हो सकता है। तो अब मेरी जो पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी वो पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी 2 गुणा में 5 गुणा में 3, ये बनेगी। ये तो मेरा आना था 10 और ये मेरा कितना आएगा 30। अब यहां पर ही इसकी मूल बात छिपी हुई है जहां अक्सर बच्चे गलती करते हैं। आज जो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं, इसको पूर्ण वर्ग बनाने में बड़ी दिक्कत आती है। और जबकि ये मैं मानता हूं जिसने वो 6 स्टेप ठीक पढ़े हैं, यहां से समझ लिया है, उसके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है। एक का तो मैंने उत्तर यहां लिख दिया है। क्या किया मैंने, जब उस संख्या से हमने बड़ी संख्या पूर्ण वर्ग ज्ञात करनी है, पूर्ण संख्या ज्ञात करनी है, तो मैं क्या करूंगा 3 से गुणा कर दूंगा। अब ये प्रश्न बढ़ता मेरा, ये संख्या क्या थी 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 और 20 पंजे 100 और 100 की 3 गुणा करा 300। ये संख्या थी मेरे पास 300। अब मेरा प्रश्न ये बनता है कि मैं 300 को कितने से गुणा करूं कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो बिल्कुल ये उत्तर लिख दिया मैंने। क्या लिख दिया आपके अंदर से आ गया, जिसे 3 तो गुणा करेंगे, 3 से गुणा करते ही मेरी संख्या क्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो ये किसका भाग आ गया, किसी संख्या को हम कितने से गुणा करें कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो जो जोड़े अधूरे हैं उस जोड़े को पूरा करने के लिए जिसे गुणा करेंगे वो उसी से हो जाएगा। अगर मैं यहां पर लिख दूं एक संख्या वो लिखता हूं, मैं लिख दूंगा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, ये संख्या है। इस संख्या को मैं कितने से गुणा करूं कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। मेरा एक जोड़ा ये है, ये है एक जोड़ा, लेकिन ये जोड़ा भी अधूरा है और ये जोड़ा भी अधूरा है। इसका मतलब मेरे को 1 2 लिखना पड़ेगा यहां पर और 1 5 यहां पर लिखना पड़ेगा। अब मैंने अपने आप जो जोड़ा है, जो मैंने इसमें जोड़ा है उससे गुणा की जाएगी। मैं जोड़ा क्या है, एक तो 2 जोड़े हैं और एक 5 जोड़े हैं। अब 2 गुणा 5 कितना होता है, 2 गुणा 5 कितना होता है 10 होता है। तो इसका मतलब मैं उस संख्या को कितने से गुणा करूंगा 10 से। अब अपना बच गया मैं किसी संख्या को कितने से भाग करूं कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। अब मेरे पास तो ये था मूल समस्या जो थी, ये था। इसमें मैंने भाग करेंगे तो संख्या में से क्या करेंगे, इस 3 को हटाएंगे, 3 को हटाएंगे। यदि मैं इस पूरी संख्या के बटे में 3 कर दूं, भाग करो बटे में 3 कर दूं, तो इस 3 से 3 कट जाएगा, मेरे पास क्या बचेगा, फिर वही बचेगा 2। एक जोड़ा इसका लूंगा, एक इसका लूंगा, 2 गुणा में 5, ये आ जाएगा 10। तो ये तुम समझ गए होगे भाई, किसी संख्या को कितने से गुणा करें या कितने से भाग करें कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो ये थी अपनी अभाज्य गुणनखंड विधि। अपनी एक विधि भाग विधि और बच गई, उसको अगली वीडियो में करेंगे। आपकी जो समस्याएं हो, मैं चाहता हूं वीडियो कैसी लग रही है, इनमें कहां समस्याएं आ रही हैं, किस तरह की दिखते हैं, तो वो मुझे जरूर शेयर करें। लेकिन मैं आपके प्रोत्साहन और विश्वास और आपकी काम की शैली को देखते हुए बिल्कुल कह सकता हूं कि आपको समझ में बहुत कुछ आ रहा होगा। दिक्कत होती होगी तो हो सकता है इसकी वीडियो बनाने की, इसकी क्वालिटी की, लाइट की, ये दिक्कतें हो सकती हैं। और ये दिक्कतें इसलिए हो सकती हैं कि जो जुगाड़ है सारा का सारा मैंने एक तरह से वही से इकट्ठा करके देसी जुगाड़ बना, जिसको हम अपनी ग्रामीण भाषा में देसी जुगाड़ कहते हैं, वो देसी जुगाड़ बनाया हुआ है। और इस देसी जुगाड़ में आप जो मेरा सहयोग करें, इसलिए सबका बहुत बहुत इस सहयोग के लिए धन्यवाद।